Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hello people, now we are back again with a new series of this chapter and all you know that हम पूरी तरीके से क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नई सीरीज थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे चैप्टर 3 क्लास 12 के ज्योग्राफी के बारे में, जो चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स जनसंख्या संगठन। इसके बारे में हमने पूरी तरीके से बात करी थी एमसीक्यू के अंदर, और अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट सिलेबस की वीडियो बनाई है, आप उसे जाके वॉच आउट कर सकते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। क्योंकि बेसिकली आपको पेपर के अंदर समझना है चैप्टर के अंदर क्या है, वो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो हम जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम इसे पढ़ते हैं, मतलब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब कि अगर पेपर के अंदर भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे के सभी कंट्री के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है कई मामलों में, जैसे कि अलग अलग एज फैक्टर के हो सकते हैं, अलग अलग इनकम हो सकती है, अलग अलग जॉब हो सकती है, लड़का लड़कियों की रेशियो अलग हो सकता है, ग्रोथ लेवल अलग हो सकता है। सो दैट इज व्हाई हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को बहुत डीपली समझना होता है। सो इन दिस केस यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, यानी कि जनसंख्या संगठन, यानी कि जो पिरामिड होता है उसके अलग अलग चीजों को आपको पढ़ना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन यूनिक है और यहाँ पे हर इंसान अपने एज के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से, अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंट के हिसाब से अद्वितीय है, अलग है, ठीक है ना। तो इसीलिए द एंटायर, अगर हम पूरी तरीके से देखें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लेस अलोंग विद देयर ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैरायटी ऑफ द टर्म एज इट्स पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। दैट इज व्हाई, यानी कि हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर ये पढ़ने की कोशिश करते हैं इंसान कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ का रहने वाला है, साथ में उसकी एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा है। दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। यानी कि अगर आपको 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक चीज पता चल चुकी है, बाकी आप चीजों को बना के लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू सिग्निफिकेंट बाय द एज स्ट्रक्चर, जिसे आप आयु संरचना बोलते हैं। यानी कि जनसंख्या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर आयु संरचना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे भारत के अंदर कौन से लेवल की संख्या जो है वो पढ़ी लिखी है, या कौन से लेवल की जनसंख्या जो है ऑक्यूपेशन का काम कर रही है, और कितनी जनसंख्या जो है वो रिटायर हो चुकी है। सो इस हिसाब से एज कॉम्पोजिशन हमारे डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को दर्शाने की कोशिश करता है। वो दर्शाने की कोशिश करता है कि 15 से लेकर 49 साल आयु की आबादी कितनी है, या उसका आकार कितना बड़ा है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है मतलब जॉब में, ऑक्यूपेशन में लगी हुई है। जबकि दूसरा एज स्ट्रक्चर वो दिखाने की कोशिश करता है कि 60 वर्ष से अगर कोई बड़ा है बंदा, तो वो बंदा कितने हिसाब से किसमें काम कर रहा है, या कितना वो रिटायर हो चुका है ना। तो ये चीज, तो इस तरीके से एज स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि अगर हमारी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है हमारे देश के अंदर यूथ जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एज भी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है एज स्ट्रक्चर का। इस हिसाब से आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू वीडियो चाहिए, तो भाई हमने इसके ऊपर एमसीक्यू वीडियो बनाई हुई है, जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, जिन बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत जल्दी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन नंबर 3,
अब यहाँ पे आप जेंडर सेक्स रेशियो जो है, लिंग अनुपात है, उसे कैसे मापते हैं। मैंने अपने एमसीक्यू के अंदर बताया हुआ था वीडियो के अंदर कि इनको मापने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका है, यानी कि फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमने अपने वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, वो फॉर्मूला हमने अपने एमसीक्यू के अंदर भी बताया था। अब वो क्वेश्चन भी आ गया पेपर के अंदर, चाहे 2 मार्क्स का हो चाहे 4 मार्क्स का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यू नीड टू आंसर दिस। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि वर्ल्ड सेक्स रेशियो नापने का तरीका ये है कि आपको पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स पे फीमेल्स की पॉपुलेशन को निकालना होता है, उसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। करना क्या पड़ता है? टोटल पुरुष की संख्याओं को महिलाओं की संख्या से डिवाइड करके इनटू कर दो 1000 से, तो आपको किसी भी प्लेस का लिंग अनुपात निकल सकता है। बहुत आसान है, तो इसे लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी कि सेक्स रेशियो इसी को ही कहा जाता है। इन कंट्री लाइक इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर नंबर ऑफ फीमेल नंबर ऑफ मेल्स को डिवाइड करके 1000 से ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इससे क्या कहते हैं, आपका किसी पर्टिकुलर प्लेस का, पूरी कंट्री का, स्टेट का, आप अपने खुद के इलाकों का सबका रेशो निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। ये क्वेश्चंस मैंने बच्चों से पूछा भी था एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आया था क्वेश्चन फॉर्मूला कि किस तरीके से होता है। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला भी इसके अंदर लगता है। ओके, तो ये क्वेश्चन कौन सा था भाई? हमारे क्वेश्चन हमारा 3rd था। बहुत तेजी से बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या ग्रामीण और शहरी दोनों की संरचनाओं का वर्णन करना है। तो ग्रामीण संख्या, डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन। सिंपल सी बात है, हमारे पूरे भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या 2 ही हिस्सों में रहती है, या तो गांव के हिस्सों में या तो शहरों के हिस्सों में। तो जो गांव में रह रहा है वो आपका रूरल हो गया, जो शहरों में रह रहा है वो अर्बन हो गया। द डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल अर्बन लाइफस्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, क्योंकि दोनों की लाइफ अलग है, उनकी सामाजिक स्थितियां दोनों की अलग है। जो गांव में रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग है, जो शहरों में रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग है। अगर हम रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की देखें तो उनके दोनों का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लेवल दोनों का ही बिल्कुल अलग देखा जा सकता है ना। क्यों देखा जा सकता है भाई? वो देखा इसलिए जा सकता है, बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज आल्सो डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि आयु लिंग संरचना जो है जनसंख्या के घनत्व का, विकास के स्तर का डिपेंड करता है। मतलब गांव का इलाका है तो वहां का डेवलपमेंट अलग होगा, शहर के इलाकों में अगर वो लोग रहते हैं तो वहां का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होगा। सिंपल सी बात है ना। द मोर, यहाँ पे लिख रहा है, प्रोग्रेस्ड अ कंट्रीज विद रिस्पेक्ट इट्स डेवलपमेंट, मोर नंबर ऑफ पीपल आर engaged into non-primary activity, thus leading to shift from the rural area to urban। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो उस कंट्री को ऐसे भी मापा जा सकता है कि जो लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो वो कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप होगी। हाँ, हमारी कंट्री तो आपको पता है कि आज भी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 की, यहाँ पे है एक्सप्लेन जेंडर इनबैलेंस इन द बिजनेस स्ट्रक्चर। जेंडर इनबैलेंस का मतलब समझते हैं? जेंडर इनबैलेंस का मतलब हमारे भारत के अंदर महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था में कम भेजा जाता है और पुरुषों को रोजगार की व्यवस्था में ज्यादा भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि व्यवसाय संरचना यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर, इसमें किस हिसाब से इनबैलेंस या असंतुलन देखा जाता है हमारे भारत के अंदर। तो नॉर्मल सा है, हमारे भारत के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन जो है इतने से इतने लेकर हमारी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, सभी क्षेत्रों के अंदर हर टाइप की कैटेगरी के लोग हमें देखने को मिलते हैं। If the economic is still in primitive stage, then the proportion of the people engaged in primary activity would be high, as it involves the extraction of natural resources। यानी कि अर्थव्यवस्था अगर आज भी पुरानी व्यवस्थाओं के हिसाब से है तो देखा जा सकता है कि गतिविधियां आज भी लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर का हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि
आपको बताना है कि बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से इनबैलेंस क्यों है। इनबैलेंस इस तरीके से है क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आज भी लोग पुरानी तरीके से काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की व्यवस्था के अंदर बदलाव हुए हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन है उनके पास ही बदलाव हुए हैं, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे देखी जा सकती है कि हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, है ना, एंड क्वार्डिनरी सेक्टर्स आल्सो इन अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द प्रोग्रेस नेशन। अगर किसी कंट्री के अंदर महिलाएं प्रथम क्षेत्रों को छोड़ के द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चौथे क्षेत्र में काम कर रही हैं महिलाएं, तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि वो कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री की सूचक में आती है। और अगर जिस कंट्री के अंदर महिलाओं का काम करने का इंटरफेरेंस बहुत कम है तो वो इनबैलेंस हो चुका है पूरी तरीके से बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं यूरोप जैसी कंट्री के अंदर, यूरोप जैसे नेशंस के अंदर सिक्योरिटी और जॉब्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है और इसीलिए वो लोग वहां पे ज्यादा जॉब कर रहे हैं। हमारे भारत के अंदर ऐसा अभी हुआ है। हम वैसे भी महिलाओं को ज्यादातर अभी भी ऐसा रूढ़िवादी धारणाओं के अकॉर्डिंग उनको रात के टाइम पे जॉब करने से मना करते हैं, जो सोच लोगों की बनी हुई है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वार्डिनरी सेक्टर, सभी सेक्टर्स के अंदर हमारे भारत के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस है ना। वो क्यों है? क्योंकि यूरोप जैसी व्यवस्थाओं के अंदर, यूरोप जैसे नेशंस के अंदर सिक्योरिटी और यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है ना। और लेकिन हमारे भारत के ना महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं कम देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे इनबैलेंस ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर महिलाओं का देखा जाता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज अनफेवरेबल फीमेल सेक्स रेशियो फाउंड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्री। मतलब क्योंकि लिंग अनुपात हमारे भारत के अंदर महिलाओं का कम है और पुरुषों को ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर पुरुषों को हमें ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों, तो आपको ये बताना है कि ये रीजन क्यों है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आपसे पूछा हुआ है। तो सिंपल सा है, आपको ज्यादा नहीं सोचना। आप इंडियंस हो, आपने पुरानी रूढ़िवादी सोचे, तकिया लोपी खराब सोच, ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स जो होती है वो सब आपने महसूस करी हुई है। आप समाज में देख रहे हैं 12th क्लास के बच्चे हैं, इतना समझदार होंगे। तो इसका बेसिक आंसर है, बेसिक आंसर ये है कि जब लोग बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़की और लड़के में लड़के को बराबर मानते हैं, लड़के को सुपीरियर मानते हैं, लड़की को कम मानते हैं, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं लड़की की डिमांड कम होती जा रही है। दूसरा, जन्म के दौरान आप देखते हैं कि फीमेल चाइल्ड जो होती है उसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि बर्थ रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा, मैं कह सकता हूँ मरने वाला ज्यादा है, क्योंकि लोग लड़के के लालसा की वजह से बच्चों को मार देते हैं, लड़कियों को मार देते हैं। और लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, और महिलाओं का आज भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस आज भी हमें देखने को मिलता है, जैसे आप घरेलू हिंसा कहते हैं। पुत्र की लालसा की वजह से फीमेल्स की डेथ की जाती है ना। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि गर्भ में ही हत्या कर देना। तो ये इंडिया के अंदर चलता है, चल रहा है, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं। लेकिन आज भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत बची कुची रह गई है, जिसकी वजह से आज भी हमारी कंट्री के अंदर मेल्स डोमिनेंस ज्यादा है, फीमेल्स डोमिनेंस कम है ना। तो ये चीज थोड़ी सी दिक्कत है। सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 था। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर अब किसकी बात करेंगे? 7 की बात करेंगे। हाउ डज सेक्स रेशियो गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। अगर महिलाओं की स्थिति किसी कंट्री के अंदर अच्छी है, महत्वपूर्ण है, तो किस हिसाब से वो महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है? सिंपल सी बात है, महत्वपूर्ण जानकारी इस हिसाब से दे सकता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पे नहीं है ज्यादा, है ना। तो इसीलिए उनके लिए व्यवस्था अच्छी होगी। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स ना होता हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना होता हो, है ना, तो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं ऐसा वह क्षेत्र जहाँ पे कन्या
भ्रूण हत्या और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रचलन है, तो वहां पे व्यवस्था जो है, लिंग अनुपात जो है वो कम होगा ही होगा, है ना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेक्स रेशियो गिव द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। किस देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में लिंग अनुपात कैसे महत्वपूर्ण जानकारी देता है। लिंग अनुपात कहने का मतलब जहाँ पे हिंसा हो रही है, लड़कियों को मारा जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है, तो वो कंट्री आपको पता है ठीक नहीं होगी, है ना। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन, you must remember that more women in a population does not mean they have a better status. It could be that men might have migrated to the other area of the employment. यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर महिलाओं की आबादी ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्षेत्र सही होगा, जबकि उसका ये कारण भी हो सकता है कि क्या पता वहाँ के क्षेत्र के लोग अच्छी व्यवस्था के लिए पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए हो। कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर कहीं पे भ्रूण हत्या हो रही है, फीमेल फोर्टिसाइड्स हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, अगर हमें ऐसी कोई जानकारी देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिस्क्राइब द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो, यानी कि आपको विश्व लिंग अनुपात के बारे में बताना है क्या है। तो ऑन द एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो इन 102 फीमेल मेल्स पे 100 फीमेल्स हमें देखने को मिलती है, यानी कि 100 महिलाओं पे 102 पुरुष है वर्ल्ड लेवल पे। इस हिसाब से देखा जा सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे स्थिति काफी अच्छी है। सबसे अच्छी स्थिति लिथाविया की है, क्यों, क्योंकि वहां पे 85 फीमेल्स हैं और 100 मेल्स हैं, तो ये वर्ल्ड लेवल का हमारा जो है वो स्ट्रक्चर है। दूसरा कतर का एग्जांपल दे रखा है, इसमें 311 मेल्स है और 100 फीमेल्स है, तो ये वर्ल्ड लेवल का है, आपको डेटा देना बस इसके अंदर। और द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर द फीमेल्स इन 139 कंट्रीज, और 72 के अंदर 139 कंट्री इन द वन, और अनफेवरेबल इज द रिमेनिंग 72 कंट्री, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 139 कंट्री में से फीमेल्स की व्यवस्था अच्छी है, जबकि फीमेल्स की व्यवस्था 72 कंट्री के अंदर ठीक नहीं है ना। तो अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम इज ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर हम काफी अच्छा देखते हैं कि यूरोप के अंदर फीमेल्स की व्यवस्था काफी अच्छी, क्योंकि वो लोग काफी हद तक विकसित हैं, डेवलप हैं। तो ये था हमारा वर्ल्ड का क्या कहते हैं पूरी तरीके से काउंट कि विश्व में महिलाओं का लिंग अनुपात सेक्स जो रेशियो है के हिसाब से मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में काफी हद तक हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। यानी कि हमें अगर जनसंख्या के आकार को समझना है, तो हमें पॉपुलेशन पिरामिड यानी कि जनसंख्या पॉपुलेशन पिरामिड जो है उसको समझना जरूरी है, और इसी की विशेषताओं को दर्शाते हुए आपको एक एग्जांपल लेना है और इसके आंसर का समर्थन करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है, यानी कि अगर हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ते हैं तो किस तरीके से वो हमें वहाँ के इलाके के पूरी तरीके से हर चीज को बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, द पॉपुलेशन ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मेल्स ऑन द लेफ्ट व्हाइल द परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑन द राइट रिप्रेजेंट टू ईच ग्रुप। यानी कि अगर हम किसी भी प्लेस का पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने से हमें पता चलता है कि जनसंख्या के अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों का प्रतिशत कितना है। दूसरा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, क्या वहां पर कौन सा ग्रुप जो है बढ़ रहा है या कौन सा ग्रुप जो है वो घट रहा है, यानी कि वहां का बर्थ रेट या डेथ रेट कैसा है वो हमें समझ में आता है अगर हम किसी प्लेस का पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ते हैं। या वहां की पॉपुलेशन जो है स्थिर है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर हमने देखा था कि वहां की स्थिति आज भी स्थिर है, या उस प्लेस की पॉपुलेशन जो है घट रही है, मतलब समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। इसके जीता जागता एग्जांपल मैंने ऑस्ट्रेलिया का बता दिया कि उनके एज ग्रुप स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा हल्का कोई बदलाव हमें देखने को मिलता है,
ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप उदाहरण के साथ आंसर दे सकते हैं। ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इससे रिलेटेड, तो हमने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, तो वो स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी कारगर होगा, आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर होगा, आप उसे ज़रूर वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक रोल ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में मानव व्यवसाय जो है वो प्रमुख समूह में प्रत्येक मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। पूरे दुनिया के अंदर अगर आप किसी भी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उससे हमें काफ़ी हद तक ये समझ में आता है कि वहाँ पे जो एज ग्रुप है वो कितना कितना किस चीज़ के अंदर काम कर रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग पे डिपेंड है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो पूरी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर डिपेंड है। द्वितीय व्यवसाय जो है उस पर डिपेंड है निर्माण करने में। और जो सेवा का क्षेत्र है, जब थर्सरी सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, वो ट्रेड में और कॉमर्स और टीचिंग जैसी चीज़ों के अंदर लगा हुआ है ना। और जो लास्ट है जिसे आप क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं, वो पूरी तरीके से विचारों को डेवलप करने में, कंसल्टिंग में, नौकरी को क्रिएट करने में लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये सही आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पूरी तरीके से मैंने वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ग्रुप बना दिया, जैसे मैंने सारे सेक्टर्स को इसमें डिफाइन कर दिया है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के अलावा चीज़ों पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन सभी चीज़ों के साथ हमसे ज्वाइन हो सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेरीज के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करेगा। एंड नाउ दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट in another topic, another important question. This is it in this video.